हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का द मुगल एम्पायर। फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी जो मुगल्स थे उनका किंगडम एक्सपेंड होता गया। अब ये मुगल्स कौन थे? ये मुगल्स उस टाइम इंडिया के ऊपर रूल किया करते थे। तो इनका जो किंगडम था यानी कि जो इनका साम्राज्य था ये आगरा से दिल्ली तक एक्सपेंड हुआ। फिर देखते ही देखते 17th सेंचुरी तक जो मुगल्स थे इन्होंने एक ह्यूज एम्पायर क्रिएट कर लिया था जो लगभग सारे के सारे सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल कर रहा था। अब ये सब कॉन्टिनेंट क्या है? देखो, ये इतने पुराने ज़माने की बात हो रही है कि जब इंडिया फॉर्म ही नहीं हुआ था। तो उससे पहले जब इंडिया फॉर्म नहीं हुआ था उससे पहले सब कॉन्टिनेंट बोलते थे हम लोग। इंडिया को, पाकिस्तान को और बांग्लादेश को, इन तीनों जगहों को मिलाकर क्या बोलते थे हम लोग? सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो रेड वाला पूरा रीजन है इस पर मुगल्स रूल किया करते थे। सोचो कितनी सारी जगह है जहाँ पर मुगल्स रूल कर रहे हैं। तो जो मुगल्स थे इन्होंने काफ़ी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, मतलब कि काफ़ी अच्छा जो पूरा काम काज करने का तरीका था वो सारा बहुत अच्छा बनाया। किस तरीके से गवर्न करना चाहिए, लोगों पर राज करना चाहिए, ये चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन करी। इसी वजह से बहुत सारे सालों तक वो रूल करते रहे। पुराने ज़माने में दो ग्रेट रूलर्स हुआ करते थे, एक थे चंगेज़ खान और दूसरे थे तैमूर। जो मुगल्स हैं वो इन्हीं के परिवार से आते हैं। लेकिन ये जो मुगल्स हैं इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर बनाया कैसे? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मोटूलाल तुमने। ये जो इतना बड़ा मुगल एम्पायर है इसको क्रिएट करने में मुगल्स को बहुत सारा समय लग गया था। ये आप जो पूरा एम्पायर देख रहे हो इसमें बीच बीच में ब्लैक डॉट देख रहे हो, यहाँ पर पुराने ज़माने में राजा लोग रूल किया करते थे। तो मुगल्स को उन राजाओं को हराना पड़ा। जब उनको हराया तो जो भी उनका साम्राज्य था, मतलब जो भी उनका राज्य था, उसको मुगल्स ने हड़प लिया, अपने कब्जे में ले लिया। तब जाकर मुगल्स इतना बड़ा एम्पायर बना पाए। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट मुगल एम्परर के बारे में जो थे बाबर। जो बाबर थे उन्होंने रूल करा था एज अ फर्स्ट मुगल एम्परर टिल 1526 टू 1530। अब ये जो एम्परर है इसका मतलब क्या होता है? एम्परर का मतलब होता है राजाओं का भी राजा, वो पर्सन जो कि राजाओं के ऊपर भी रूल करता है। मतलब जो बात बाबर ने कह दी एज अ एम्परर वो सारे राजाओं को माननी पड़ेगी। अरे भैया ये तो बिल्कुल प्रिंसिपल मैम की तरह हुआ ना। जो बात प्रिंसिपल मैम ने कह दी वो बात सारे टीचर्स को माननी पड़ती है। 1494 के अंदर जो बाबर थे वो सिर्फ 12 साल के थे। तब उन्हें एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, वो थी फिरगाना का राजा बनना यानी कि रूलर बनना। अब रूलर तो वो बन गए थे सिर्फ 12 साल की उम्र में। अब इस चीज़ को बुक में कैसे लिखा है? सक्सीडेड टू द थ्रोन। थ्रोन का मतलब क्या होता है? वो वाली चेयर जहां पर राजा बैठता है। तो उन्हें उस चेयर पे बैठने का मौका मिला था ओनली व्हेन ही वॉज 12 ईयर ओल्ड। मतलब अब वो 12 साल में लोगों को रूल करेंगे। 1526 के अंदर इन्होंने जो दिल्ली के अंदर सुल्तान थे इब्राहिम लोदी उन्हें हरा दिया। कहाँ पर? पानीपत में एक वॉर हुई थी वहाँ पर, और दिल्ली को कैप्चर कर लिया और आगरा को भी। अब कैप्चर करने का मतलब क्या है? कैप्चर करने का मतलब यह है कि अब ये दिल्ली और आगरा के ऊपर कंट्रोल करेंगे। मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन की मुगल्स थे वो फॉलो करते थे कोपार्सनरी इनहेरिटेंस को। अब इसका मतलब क्या है? देखो बहुत ही सिंपल सा मतलब है। ये जो टकले अंकल है ना, अगर आप जानते हो तो कमेंट करना इनका नाम क्या है। ठीक है, ये मेरे फेवरेट है टकले अंकल। अब ये जो टकले अंकल है ना इनके दो बच्चे थे, चीनू और मीनू। चीनू और मीनू दो इनके बच्चे थे। टकले अंकल की डेथ हो जाती है, लेकिन टकले अंकल की डेथ होने से पहले इनके पास 4 पेंसिल्स थी, 4 पेंसिल्स थी। अब ये बताओ मुझे कि चीनू और मीनू को कितनी कितनी पेंसिल मिलेंगी? अकॉर्डिंग टू कोपेरेंसी इनहेरिटेंस चीनू को मिलेंगी 2 पेंसिल और मीनू को मिलेंगी 2 पेंसिल। मतलब कि इक्वल डिवीजन हो गया। क्लियर है? तो ये वाला ट्रेडिशन फॉलो करते थे मुगल्स। मुगल्स का और रूलर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप था? जो मुगल्स थे ना इतने पावरफुल बनते जा रहे थे, हर किसी को हराते हुए जा रहे थे।
तो कुछ रूलर्स ने क्या करा, मुगल्स के पास गए और बोला, अरे आप तो बहुत पावरफुल है महाराज, हम आपको फॉलो करेंगे, प्लीज़ हमारे ऊपर हमला मत करना। तो उन्होंने वॉलेंटरली मुगल्स को ज्वाइन कर लिया। लेकिन कुछ ऐसे भी रूलर्स थे जो कि मुगल्स के पास नहीं गए, उन्होंने बोला हम नहीं डरते मुगल से। अब यहाँ पर जो मुगल्स थे ना, वो काफ़ी केयरफुली बैलेंस करते थे बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलिएटिंग देयर अपोनेंट। इसका मतलब क्या था? अरे भैया, इसका मतलब मैं बताता हूँ। पता है, जब भी मेरे भाई के मैथ्स में कम नंबर आते हैं तो मैं उसे बड़ा ह्यूमिलिएट करता हूँ, बड़ा बेइज्जती करता हूँ उसकी, बोलता हूँ बस 10 नंबर ही आए, तू तो बहुत नालायक है। बिल्कुल, जो मुगल्स थे वो ह्यूमिलिएट नहीं करते थे अपने अपोनेंट्स को, अपने दुश्मनों को चिढ़ाया नहीं करते थे उन्हें हराने के बाद, या फिर उनकी बेइज्जती नहीं करा करते थे, जिसकी वजह से जो मुगल्स थे उनको और ज़्यादा राजा और जो चिफ्टेंस थे वो फॉलो करने लगे। वो सोचते थे कि जो मुगल्स हैं यार, क्या फ़ायदा इनसे लड़ने में, ये तो वैसे ही इतने पावरफुल हैं, और देखो बेइज्जती भी नहीं करते ये, जो इनसे हार मान लेता है उसकी, तो इससे बढ़िया इन्हें ज्वाइन ही कर लो। अब समझते हैं मानसाबदार्स और जागीरदार्स के बारे में। बहुत सारे ग्रुप्स थे, ईरानीज के, इंडियन मुस्लिम्स के, अफगान्स के, राजपूत्स के, मराठास के, जो क्या चाहते थे कि हम मुगल्स को ज्वाइन कर लें, मुगल सर्विस को ज्वाइन कर लें। तो इन सबको मौका देते थे मुगल्स के, हाँ हमें ज्वाइन कर लो, लेकिन हम तुम्हें क्या बोलेंगे, मानसाबदार्स। क्या बोलेंगे? मानसाबदार्स। अब ये जो मानसाबदार्स थे ना, इन्हें एक जिम्मेदारी दी जाती थी। इनको बोला जाता था कि तुम्हें क्या करना है कि इतने इतने लोग अपनी मिलिट्री में हमेशा जंग के लिए तैयार रखने हैं। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मानसाबदार्स की? कि कुछ लोगों को तैयार रखना है हमेशा जंग के लिए, कैवलरी मैन या फिर सवार्स को तैयार रखना है। अब जो मानसाबदार थे, अब ये अपने लोगों को तैयार रखेंगे जंग के लिए, तो उन्हें खिलाना भी पड़ेगा, पानी भी पिलाना पड़ेगा, कपड़े भी दिलाने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारे इसमें पैसे खर्च होंगे। तो इनको पैसे यानी कि सैलरीज कौन देता था? तो सैलरी देते थे जागीर्स। अब ये जागीर्स कौन थे? जागीर्स वही सारे रूलर्स थे जो कि मुगल्स के अंडर काम किया करते थे, मुगल्स के अंडर रहा करते थे। तो आप देख रहे हो कि मुगल्स ने क्या करा था, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने का क्या तरीका अपनाया था। मानसाबदार नाम के लोगों को एनरोल कर लिया था, अपनी आर्मी में रख लिया था, और उनको एक जिम्मेदारी दे दी थी कि इतने इतने लोग आर्मी के अंदर तुम्हारे हमेशा तैयार रहने चाहिए, इतने कैवलरी मैन रेडी रहने चाहिए। अब हम समझते हैं जब्त एंड जमींदार्स के बारे में। हम मुगल एम्पायर के बारे में इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं कि इनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग थी, सब लोगों के ऊपर ये रूल किए जा रहे थे, लेकिन इतना सारा पैसा कहां से आ रहा था इनके पास कि अपनी आर्मी को ये खिला पिला पा रहे थे? भैया, मुझे तो ये लगता है ये जिन भी लोगों के ऊपर हमला करते होंगे उनके सारे पैसे, सोने, हीरे जवाहरात सबके ऊपर कब्जा जमा लेते होंगे, इसी तरीके से पैसा कमा रहे होंगे ये मुगल्स। छोटू लाल, कहीं हद तक तो तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन जो मेन सोर्स था जहां से ज्यादा पैसा आया करता था इनके पास, वो था टैक्स। टैक्स ये किससे लिया करते थे? पीजेंट्स से। अब पीजेंट्स से टैक्स कलेक्ट करने का काम कौन करता था? तो वो करते थे जमींदार्स। जमींदार्स सारा टैक्स कलेक्ट करा करते थे और किसको दे दिया करते थे? मुगल्स को। लेकिन भैया, किस पीजेंट से कितना टैक्स लेना है ये कैसे डिसाइड होता था? बिल्कुल, किस पीजेंट से कितना टैक्स लेना है इसके लिए एक सिस्टम था जो कि अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर तोदरमल ने बनाया था। अब तोदरमल ने क्या सिस्टम बनाया था? वो था जब्त का सिस्टम। अब जब्त एक ऐसा रेवेन्यू सिस्टम था जिसके अंदर क्रॉप्स का सर्वे करा जाता था और उसके अकॉर्डिंग टैक्स लिया जाता था। मान लो अगर आप बहुत सारी जगह में खेती कर रहे हो तो आपको टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा, कम जगह में खेती कर रहे हो तो कम टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप टमाटर की खेती कर रहे हो और टमाटर में ज़्यादा प्रॉफिट होता है आपको तो ज़्यादा टैक्स देना है। अगर आप गेहूं की खेती कर रहे हो जिसमें कम प्रॉफिट होता है तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। तो जब्त एक ऐसा सिस्टम बनाया था। अब हम पढ़ते हैं अकबर की पॉलिसीज के बारे में। अकबर ने तो बहुत पहले रूल करा था, तो अकबर के पॉलिसीज के बारे में पता कैसे चला? अबुल फैजल की हेल्प से। अबुल फैजल ने एक बुक लिखी थी जिसके अंदर उन्होंने बताया कि अकबर जो थे वो किस तरीके से रूल करते थे।
अकबर किसी भी प्रोविंसेस मतलब किसी भी जगह को, किसी भी स्टेट को, किसी भी राज्य को छोटे छोटे पीसेस के अंदर डिवाइड कर देते। जैसे कि अगर मैं मुंबई की बात करता हूं आपसे, तो मुंबई पता है आपको किसका पार्ट है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र एक स्टेट है जिसके अंदर और भी बहुत सारे मुंबई जैसी जगहें हैं। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी के अंदर क्या है? आगरा भी है, लखनऊ भी है, बहुत सारी जगह हैं। तो हमने यूपी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से अकबर भी छोटे छोटे पार्ट्स में किसी भी प्रोविंसेस, किसी भी राज्य को डिवाइड कर देता था। उसके बाद वहां पर अकबर एक सूबेदार को डिसाइड करता था कि सूबेदार कौन होगा, जो कि सारी चीज़ों का ध्यान रखेगा उस जगह पे। पॉलिटिकल मतलब कि अगर किसी लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को कोई और राजा अटैक करने की तो नहीं सोच रहा उस जगह पे, ये सारी चीज़ों का ध्यान कौन रखेगा? सूबेदार। और मिलिट्री के फंक्शंस को भी ध्यान रखेगा, मतलब मिलिट्री अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है, मिलिट्री को खाने पीने की चीज़ें मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये सारी चीज़ सूबेदार देखेगा। हर एक प्रोविंसेस का एक फाइनेंशियल ऑफिसर हुआ करता था जिसे दीवान बोला करते थे। इंग्लिश में फाइनेंशियल ऑफिसर और हिंदी में दीवान। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस, पीस को मेंटेन करने के लिए इन हिज प्रोविंस द सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स। जितने भी और ऑफिसर्स हुआ करते थे वो किसका सपोर्ट करते थे? सूबेदार का सपोर्ट करते थे, सूबेदार की बात को माना करते थे। अकबर ने एक और आइडिया की शुरुआत करी थी जिसे बोला गया था शुल ए कुल, जिसका मतलब था यूनिवर्सल पीस। इसके इस आइडिया के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन किसी भी रिलीजन का हो उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा, डिफरेंशिएट नहीं करा जाएगा। अब आपको पता है कि जो अकबर था या फिर जो मुगल्स थे वो मुस्लिम थे, तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मुस्लिम लोगों की ही मदद करी जा रही है। अगर कोई हिंदू है तो उसकी भी मदद करो, कोई सिख है तो उसकी भी मदद करो, कोई क्रिश्चियन है उसकी भी मदद करो। तो धर्म को मैटर में नहीं रखना, ये चीज़ अकबर ने बोली और सबकी मदद करनी है। जो अकबर का तरीका था, इसी तरीके को, जो ये यूनिवर्सल पीस वाला तरीका था, इसी तरीके को फॉलो करा जहांगीर ने भी और शाहजहां ने। मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। अब हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से अकबर जो थे काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लीडर थे। इनके बाद कौन आए थे? इनके बाद आए थे अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद कौन आए थे? जहांगीर के बाद आए थे शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब, जो कि लगभग एक तरीके से लास्ट ही रूलर्स थे। अब देखो अकबर के समय में कैसा रहा था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो मिलिट्री एफिशिएंसी थी मुगल एम्पायर की, मतलब बहुत अच्छे से जो ये जंग लड़ते जा रहे थे और जीतते जा रहे थे, इसकी वजह से पैसे वाइज मतलब कि इकोनॉमिक और कॉमर्शियल प्रॉस्पेरिटी थी वो बढ़ती जा रही थी। मुगल एम्पायर अमीर भी होता जा रहा था और इनका नाम भी होता जा रहा था। ज़मीन भी, जितनी ज़्यादा ज़मीन पे कब्जा जमाते जा रहे थे। जो मुगल एम्परर थे वो इस चीज़ का ध्यान रखते थे कि जो मानसाबदार है वो अब अच्छे से सारे लोगों का ध्यान रखे। तो जो मानसाबदार थे वो क्या करते थे? बहुत सारा पैसा स्पेंड करते थे ऑन सैलरीज एंड गुड्स, मतलब कि सामान खरीदते थे बहुत सारे पैसे का, और क्या करते थे? सैलरी दिया करते थे जो भी लोग काम करते थे उन्हें। तो इस सामान को खरीदने की वजह से जितने भी आर्टिशियंस थे, मतलब जो भी आर्ट वगैरह, पेंटिंग वगैरह बनाते थे, मूर्ति वगैरह बनाते थे, या फिर जो पीजेंट्स हुआ करते थे, वो बड़े खुश रहते थे क्योंकि उनके सामान को बहुत जल्दी जल्दी ये मानसाबदार खरीदते रहते थे। लेट 17th सेंचुरी के अंदर जो इनॉर्मस वेल्थ, मतलब कि बहुत सारा जो पैसा और रिसोर्सेज मुगल्स के पास आए थे, वो मुगल्स मतलब कि जो राजा थे, मेन वाले जो एम्परर थे, वो तो हर चीज़ का ध्यान रखेंगे नहीं, तो उन्होंने मुगल एलीट्स को भी दे रखी थी, जिसकी वजह से जो मुगल एलीट थे वो एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल बन गए। मतलब मुगल्स के जो नीचे काम करने वाले लोग हो गए या फिर मुगल्स के कुछ रिलेटेड लोग हो गए, उनको भी उन्होंने कुछ जिम्मेदारी दे रखी थी कि तुम ये काम संभाल लो। जो एम्परर था वो तो खुद सारा पैसा वैसे का ध्यान रखेगा नहीं, तो जो मुगल एलिट थे वो भी काफ़ी पावरफुल होते जा रहे थे। एज द अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्परर, जैसे देखते ही देखते मुगल एम्परर कि जो अथॉरिटी थी, मतलब जहाँ जहाँ पर मुगल एम्परर ने कब्जा करा हुआ था, उनकी कम होती जा रही थी अथॉरिटी, वहीं पर जो भी उनके सर्वेंट्स थे, नौकर थे, वो काफ़ी पावरफुल थे, पावरफुल बनते जा रहे थे। क्यों पावरफुल बनते जा रहे थे? क्योंकि वो पैसा वैसा अपना संभाल के रखते थे और बहुत ध्यान से वो चला करते थे। तो जो राजा था, एम्परर था, उसकी पावर तो कम हो रही थी, लेकिन जो सर्वेंट्स थे वो पावरफुल होते जा रहे थे। 18th सेंचुरी में ये देखा गया कि जो प्रोविंसेस है, जैसे कि हैदराबाद, अवध, जो ये राज्य हैं हैदराबाद और अवध के, यहाँ पर
यहाँ के जो भी लोग इनके अंडर काम करा करते थे मुगल्स के, उन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि अब हम किसी के भी अंडर काम नहीं करेंगे। यहीं पर जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है। आप सबके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है, हु आर जमींदार, जमींदार कौन है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए या शाउट आउट चाहिए, क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, उसके साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके मेंबर बनना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक ज़रूर करना वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ये तीनों चीज़ें फटाफट करनी है, नहीं तो देखो मैं आगे और वीडियोस कैसे बना पाऊंगा आप लोगों के लिए। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और ईमेल करा कि सर जो हमने मेंबरशिप परचेज करी थी और हमें नोट्स और सैम्पल पेपर मिले थे वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल थे, इसी वजह से प्लीज़ आप मेंबरशिप प्राइस इंक्रीज मत करो। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मेंबरशिप का प्राइस इंक्रीज नहीं होने वाला, 299 ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है, इस कॉस्ट को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए पहले 1000 बच्चों को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाओ। एसएसटी के, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैंपल पेपर आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं।